सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट की। दिस इज बेसिकली आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। सो ये हर साल आती है, एक साल में 2 बार आती है। और जो अभी की रिपोर्ट आई है वो एक्चुअली भी जस्ट ही आई है, 1-2 महीने पहले। दैट्स वाई दिस रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग आरबीआई एंड नाबार्ड एग्जाम। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस रिपोर्ट अबाउट। अगर हम लोग बात करें, द आरबीआई रिलीज इट्स 29th इशू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। एंड ये मैंने आपको पहले कहा, इट्स अ बाई एनुअल रिपोर्ट, एक साल में 2 बार आती है। इट इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आरबीआई। इसके अंदर पूरा एक्चुअली कलेक्टिव असेसमेंट होता है ऑफ द सब कमिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की। जो ये काउंसिल बना हुआ, ये पूरा कलेक्टिव असेसमेंट करता है। उसके बाद दिस रिपोर्ट इज बीइंग रिलीज। The five different types of risk are calculated in it. And first of all, मैंने जो इस रिपोर्ट में चीजें कवर की है, वो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें कवर की है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैंने जो फिजूल की चीजें, क्योंकि रिपोर्ट इज वेरी बिग, तो वो सारी चीजें इसमें से हटा दी है। एंड आई कवर्ड ओनली द इम्पोर्टेंट पोर्शन। नाउ सर, थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि ये क्या क्या चीजें कवर करती है। रिस्क को कवर करती है कि ग्लोबल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, institutional and general risk. So these 5 risks are being covered here. Now I have told you कि यहाँ पर हम लोग ने बात की थी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, उसका असेसमेंट होता है। इसको हेड कौन करता है? इट्स अ नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल, जिसको हेड किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन आती है। इसका चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। एंड दिस was created by the proposed by the Raghuram Rajan in 2008. So this committee was non-executive in nature, first of all. Second important thing, finance minister इसको lead करता है और it is created by the executive order in 2010. It monitor the macro prudential etc. फिर इसके अंदर एक सब कमिटी आती है। कभी क्वेश्चन आ सकता है आरबीआई में खासकर कि जो एफएसडीसी का सब कमिटी को हेड कौन करता है, तो उसको हेड करता है दैट इज हेडेड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई। रिमेंबर दिस थिंग। नाउ लेट्स सी द ग्लोबल वर्सेस इंडियन इकोनॉमी, अ कंपैरिजन। तो सबसे पहला चैप्टर इसके अंदर यही था, ग्लोबल वर्सेस इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी पर। तो हमने उसको थोड़ा सा लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं समझाऊंगा क्योंकि मुझे ये मान के चलता हूँ कि सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होगी। दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिप्रोकल जो यूएसए टैक्स लगा रहा है वो सबसे बड़ा इशू है। सेकेंड, यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर हो रही है वो। थर्डली, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर। एंड द मिडिल ईस्ट में जो वॉर हुई, साथ में हमारे यहाँ भी वॉर हुई। तो इस वजह से इकोनॉमी में वो जो उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ों के रीजंस है एक्चुअली। उतार या चढ़ाव के ये सारे रीजन है। वैसे तो उतार उतार ही है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में क्या लिखा है कि डिस्पाइट global uncertainty in trade, Indian economy remains strong and stable. So we are doing good thing first of all. Now let's see, there was some stress tests होते हैं इसके अंदर which shows that the bank किस तरीके से टफ सिचुएशन में अपने कैपिटल को, अपने लिमिट्स को और किस तरीके से इकोनॉमी को संभाल कर रखती है। बैंकिंग सिस्टम को किस तरीके से बचा के रखा जा सकता है, वो होता है स्ट्रेस टेस्ट। तो ये जो किया गया था, और हमारा जो 2000 मई 2025 में जो स्ट्रेस टेस्ट किया गया उसके अंदर ऑल मेजर रिस्क ग्रुप्स रिमेन इन द मीडियम रिस्क कैटेगरी। इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किसके अंदर रहेगा, तो इट इज कवर्ड अंडर द मीडियम रिस्क कैटेगरी। रिमेंबर दिस थिंग। सो इट कवर्ड अंडर द मीडियम रिस्क कैटेगरी। नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट चैप्टर, इट्स मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क। सो तो ग्लोबल इकोनॉमी एंड स्ट्रॉन्ग, आई हैव ऑलरेडी, कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूएसए ने टैरिफ लगा रहा है, इस वजह से कुछ स्ट्रॉन्ग शॉक्स मिल रहे हैं हमको। इट इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग शॉक्स वी आर सीइंग। ग्लोबल इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू स्टे अबव द लॉन्ग टर्म एवरेज। ग्लोबल इन्फ्लेशन बैलेंसेस जो है वो अनफेवरेबल है, तो सिचुएशन इज नॉट सीइंग गुड एक्चुअली बिकॉज ऑफ द यूएसए रोल एंड हाई टैरिफ। नाउ द इम्पोर्टेंट डेटा, आईएमएफ के हिसाब से, एज पर द आईएमएफ, जो अकॉर्डिंग टू देम ग्लोबल ग्रोथ कितनी रहने वाली है 2025 की, इट इज अराउंड 2.8%। दिस इज एन इम्पोर्टेंट डेटा, इट वाज बाय आईएमएफ। रिमेंबर दिस थिंग, according to the IMF growth at risk model, there is a 5% chance that the global growth could fall below 0.4% over the next year. तो उन्होंने बोला कि 5% एक्स्ट्रा चांसेस हैं कि ग्लोबल ग्रोथ 0.5% गिर सकती है। यू कैन लीव दिस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू स्लो, दिस इज ऑल्सो इशू। ना आईएमएफ
IMF in its April 2025 World Economic Outlook, ये भी पता होना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन लाता है. इट वाज टेकन बाय IMF. So as per the IMF in its April 2025 World Economic Outlook report, which has revised the global downwards growth projection and उन्होंने कहा ये कि जो हिस्टोरिकल एवरेज ग्रोथ रेट है वो 3.7% थी, जबकि ग्लोबल इन्फ्लेशन हिस्टोरिकल एवरेज जो 2000 से 2019 के बीच थी वो 3.8% थी. ये IMF ने की एक रिपोर्ट में बताया गया है. एक्चुअली दिस हैज बीन कवर्ड इनटू द RBI रिपोर्ट आल्सो. मैंने जो RBI रिपोर्ट कवर की थी उसके अंदर भी ये डेटा लिखा हुआ है कि जो 2000 से लेकर 2019 तक जो रियल जीडीपी ग्रोथ थी वो 3.7% थी, जबकि इन्फ्लेशन 3.8% था. तो ग्रोथ से ज्यादा इन्फ्लेशन था. और दिस ईयर व्हाट इज वी आर सेइंग दैट कि IMF के हिसाब से तो ग्रोथ इज बेसिक 2025 की इट इज ओनली अराउंड 2.8%. नाउ लेट्स मूव टू अनदर थिंग, द एस्टिमेट्स ऑफ द इफेक्टिव टैरिफ रेट्स और यूएसए की जो जितना भी वो सारी चीजें हो रही है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि अभी तक का जो टैरिफ रेट जो यूएसए ने इंपोर्ट्स पे लगाया वो 1938 के बाद 1938 के बाद इट इज हाईएस्ट. Remember this thing, it is highest in nature. And as per the OECD Economic Outlook report, the new tariff introduced by the USA this year is up to mid-May, estimated to raise the tariff rate और ज़्यादा बढ़ा देगा. बस आपको सिर्फ ये एक आइडिया होना चाहिए. There was no need to remember this thing. You can leave this thing. It is not so very important. Now this is very important thing. डायरेक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि IMF के हिसाब से उन्होंने जो अप्रैल 25 में जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की है कितने की अभी पड़ा ग्लोबल की 2.8%. पहले उन्होंने 3% की थी, लोअर फ्रॉम 3% 2026 में 3% की उससे कम रहेगी. OECD के हिसाब से 2.9%, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2.9%. तो ये याद रहेगा 2.9 एंड इट इज बेसिकली 2.8%. रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. IMF के हिसाब से इट इज 2.8%, OECD के हिसाब से it is 2.9%, and as per the World Bank, it is 2.9%. Remember this thing. Now the global inflation trends. So disinflation जो हुआ है वो स्लो डाउन हुआ है और जो इन्फ्लेशन टारगेट ही सबसे बड़ा मेजर चैलेंज रहा है जो डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, एडवांस इकोनॉमिक्स के बीच में. लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें लाइक सच एज इंडिया, तो दे हैव मैनेज टू कीप इन्फ्लेशन बिलो द टारगेट. जितना उनका टारगेट है उससे मैनेज करके रखा हुआ है इन्होंने. Next, this is an important data. This is an important data. You should note it down. According to the IMF, the global public debt जो पूरे विश्व भर का हुआ है वो 95% एक्चुअली पार कर चुका है 2025 में. एंड देयर वाज हाई चांसेस व्हिच कैन दैट इट कैन रीच टू 100% बाय 2030 और 117% तक भी जा सकता है 2027 तक. दिस इज इन एडवर्स सिचुएशन. सो दिस time it reached to 95% and it was said that it can be reached to 100% by 2030. Remember this thing. And why this is challenging, दिक्कत समस्या क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेट है एक्चुअली आई हैव कवर्ड इन अ प्रीवियस रिपोर्ट आल्सो कि सबसे ज्यादा समस्या जो डेट की है वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ है. दैट इज वन थर्ड ऑफ द कंट्रीज ग्लोबल जीडीपी नाउ हैव अ डेट लेवल हायर देन द प्री पेंडेमिक. तो वन थर्ड 33% कंट्रीज ऐसी है जिनका 80% ग्लोबल जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है प्री पेंडेमिक के बाद. सो पेंडेमिक के बाद द सिचुएशन इज नॉट गुड. दे आर टेकिंग बहुत ज्यादा लोन. सो बहुत ज्यादा लोन ले रहा है, इस वजह से समस्या और ज्यादा बढ़ गई है. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर थिंग, टू द इंडिया, टू अवर बिलव्ड कंट्री. द आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट. आरबीआई के हिसाब से उन्होंने ग्रोथ रेट कितनी की है? दैट इज 6.5%. रिमेंबर दिस थिंग. सेम एक्सपोजर जितनी हमने पिछले साल की थी उतना ही इतना किया है. एंड इज सपोर्टेड बाय द रूरल डिमांड एंड द अर्बन डिमांड. Moreover, the declaration in the global growth will be act as a drag. 100 बेसिस पॉइंट ग्लोबल ग्रोथ के गिरने की संभावना है. तो इस वजह से इंडिया का जो हो सकता है कि जो ग्रोथ है वो 30 बीपी मतलब बेसिस पॉइंट कम हो जाए. नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बस इतना याद रखना कि ग्लोबल ग्रोथ 100 बीपी एस कम होगी तो हमारी भी 30 बीपीएस कम हो जाएगा. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, सीपीआई इन्फ्लेशन फेल टू 2.8%. याद रखना 2.8% डेटा भी हम लोग ने ग्लोबल ग्रोथ का भी देखा था. तो सीपीआई इन्फ्लेशन मई 2025 में कितना रहा हमारा? 2.8%. ये कई बार क्या होता है, दिस सॉर्ट ऑफ डेटा आ जाते हैं कई बार कि कितने परसेंट बढ़ा कितना रहा मई 2025 में, तो हमको समझ में नहीं आता कि किस रिपोर्ट के हिसाब से.
कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर जिस तरीके से अभी जीए का पोर्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ पिछले साल नाबार्ड में, तो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। तो ये समझने की कोशिश करना, इट इज लोएस्ट इन 6 ईयर, तो अभी तक 6 सालों में 2025 में जितने सालों में सबसे कम इन्फ्लेशन रहा, एंड फूड इन्फ्लेशन लुक्स फेवरेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन important inflations are low due to the weak global demand. इंडियन पब्लिक डेट प्राइमरी डेफिसिट इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रेशियो अभी भी ज्यादा है, क्योंकि वी हैव पब्लिक डेट हमारा बहुत ज्यादा है, प्राइमरी डेफिसिट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, दिस आर इश्यूज एक्चुअली। नाउ सबसे ज्यादा हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन अगर हम लोग कहें, तो व्हाट इज द फेवरेबल सिचुएशन फॉर इंडिया, दैट मोस्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट डेट इन रुपीज। सो हम लोग रुपीज की वजह से वी आर इन अ, एक्चुअली कहेंगे कि सेटिस्फिकेशन की एक सिचुएशन है, उसके अंदर है हमारा, एक तरीके से सस्टेनेबल है, आई कैन कॉल इट सस्टेनेबल डेट। सस्टेनेबल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट डेट इन रुपीज, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है टू टेक मोर डॉलर्स, और डॉलर्स इकट्ठे करना या यूरो इकट्ठे करना नहीं हो सकता। उसके बाद अभी तक क्या होता था कि सबसे बड़ा डेट के अंदर सिचुएशन होती है कि शॉर्ट टर्म डेट आर द मेजर प्रॉब्लम, पर हमने सबसे अच्छा काम ये किया है कि हमने हमारा जो लॉन्गर रीपेमेंट, जो एवरेज मेच्योरिटी है बोरोइंग्स की, वो पहले 10.4 ईयर्स था, दिस इज एन इम्पोर्टेंट डेटा। पहले मान लो 10 साल था, लगभग 10.5 साल, तो वो बढ़कर 13.2 ईयर्स हो चुका है। मतलब पहले हमको 10 साल में पूरा लोन चुकाना होता था, मेच्योरिटी पे करना थी, नाउ इट इंक्रीज टू 13 ईयर्स। और दूसरी बात, 97% ऑफ द बॉन्ड्स का फिक्स इंटरेस्ट रेट है, दिस इज ऑल्सो एन अचीवमेंट फॉर इंडिया, क्योंकि अगर वॉलेटाइल इंटरेस्ट रेट होता तो इट क्रिएट सिचुएशन, बैड सिचुएशन फॉर अस, क्योंकि हम लोगों को से कई बार बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, सिचुएशन चेंज हो जाती है कभी भी। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट की 2%, 5%, 10%, जितना भी आप इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रहेगा, दैट्स वाई 90% ऑफ द बॉन्ड्स आर एट अ फिक्स इंटरेस्ट रेट। इंडियन फिजिकल पोजीशन क्रेडिबिलिटी हमारी अच्छी हुई है, फिजिकल कंसोलिडेशन बहुत अच्छा हुआ है, वी हैव शोज द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, ईयर मार्किंग ऑफ द डेट टू जीडीपी, द गवर्नमेंट डेट इज predominantly rupee dominated, already said. Debt is becoming more sustainable, already said this thing, I have covered this. Now the external sector, another important chapter which it is covered is basically external sector, जिसके अंदर हमारी सबसे बड़ी समस्या करंट अकाउंट डेफिसिट है। So the current account deficit for the financial year 24-25 was just 0.6% of the GDP, जितना हमारी जीडीपी है उसका मात्र 0.6% है। मान लो 100 रुपए, 100 हमारी जीडीपी है तो 0.6 उसका करंट अकाउंट डेफिसिट है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा एक्चुअली, द करंट अकाउंट डेफिसिट टर्न इनटू सरप्लस Q4, जो हमारा जो Q4 हुआ है लास्ट ईयर, ये वाला फाइनेंशियल 24 का, उसमें सरप्लस रहा हमारा 1.3%। इट इज एन इम्पोर्टेंट डेटा। जनरली 2024-25 में 0.6% जीडीपी का करंट अकाउंट डेफिसिट था, लेकिन Q4 ऑफ द फाइनेंशियल 24 मतलब 24-25 सो 24-25 जो था, उसका जो सरप्लस टर्न इनटू सरप्लस ऑफ 1.3% ऑफ द जीडीपी। रिमेंबर दिस थिंग, इट्स एन इंपॉर्टेंट डेटा। Strong growth has been seen in service sector like IT, consulting, remittances from Indian abroad, etc., etc. Now the growth. Now we have seen to the capital account trends. Gross fixed foreign direct investment remained high, shows India is still attractive for the global investors. We are attracting because कल ही हमने पढ़ा कि 15th रैंक है एक्चुअली हमारी एफडीआई में, तो वी आर शोइंग इम्प्रूवमेंट, तो हमारे एफडीआई आ रही है ना। एफडीआई की हम लोग बात करें बिलियंस में, सो एफडीआई नेट की बात करें तो वो पिछले इस साल रहने की उम्मीद है 25-26 में, तो $3.9 बिलियन। नेक्स्ट चीज की एफपीआई जो नेट होगा वो -0.5, ईसीबी टू इंडिया -2.5, सॉरी -3.5, एंड देन एनआरई जो डेपिसिट है वो $1.1 बिलियन रखने की उम्मीद है। थोड़ा सा समझना, दैट्स नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन लीव दिस। नेक्स्ट, why we are doing good, basically because we have a higher repatriation of the earlier investments, क्योंकि we are doing good, उनके इन्वेस्टमेंट कम से यूज कर रहे हैं, एफडीआई एक्चुअली हम लोग ला रहे हैं। नेक्स्ट इज एफपीआई ऑल्सो मॉडरेटेड, कहीं पैसा बहुत ज्यादा बाहर नहीं जा रहा है, हमारा आ रहा है, रिमेंबर दिस थिंग।
We are doing good in external commercial borrowing and NRI deposits. Remember this thing. Now the important part जो रिपोर्ट में दिया था, द वेटेड एवरेज मैंने आपको पहले ही कहा 10.4 से बढ़कर वो 13 हो गया, 13.2 ईयर्स हो गया, एंड 97%। आई ऑलरेडी सेड दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेटा। एक बार और बहुत अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, एक बार आपकी रिपोर्ट सभी कवर कर लीजिए, पूरा याद कर लीजिए, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो वील ट्राई टू टेक एमसीक्यू टेस्ट या मैराथन चलाएंगे। तो उससे क्या रहेगा कि आपके सारा जो होगा वो एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा और वो आपका एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी कई चीज निकल जाएंगे रिपोर्ट से, सब्जेक्ट से। सो दैट इज, हम लोग वो सब चीजें करेंगे। तो पहले आप ये रिपोर्ट्स अच्छे से देखकर याद कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ impact on the forex reserve. Total capital inflows was lower than the CAD, which led to the drop in the forex reserve. So forex reserve हमारा पहले के मुकाबले थोड़ा इस वर्ष जो निकला फाइनेंशियल ईयर 24-25 में थोड़ा कम हुआ। इट इज 697.9 बिलियन रहा है। दिस इज इनफ टू कवर 11 मंथ इम्पोर्ट। ये सारी चीजें आरबीआई रिपोर्ट में भी है, प्लीज एक बार आरबीआई रिपोर्ट भी देख लीजिएगा। ये आरबीआई रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फॉर योर आरबीआई एंड NABARD एग्जाम। इवन फॉर द NABARD एग्जाम ऑल्सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। रिमेंबर दिस थिंग। तो अभी हमारा जो बढ़कर 11.5 हो चुका है, रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। एंड ये 697.9 बिलियन। हम लोग इम्पोर्ट कवर कितना कवर कर सकते हैं, कितने दिनों तक हम मर्चेंडाइज इम्पोर्ट कवर कर सकते हैं, 11.5 मंथ तक। नेक्स्ट, इन एन एक्सट्रीम सिचुएशन FPI outflows could touch 6% of the GDP. क्या होता है, कई बार वी हैव सीन द वॉर लाइक सिचुएशंस, एक्सट्रीम इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिचुएशन। सो FPI जो हो जाता है, क्योंकि इसको बोलते हैं हॉट मनी, सो इट गॉज इजिली फ्लो। लोग बाहर, हमारा उनका खुद का पैसा एक्चुअली दे टेक आउट द मनी फ्रॉम आवर कंट्री। सो अगर ऐसी सिचुएशन भी आती है तो वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 6% ऑफ द GDP ही ले जा सकते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट। टोटल कैपिटल आउटफ्लो, जिसमें हम FPI और FDI दोनों को इंक्लूड करेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 7% हो सकता है। मतलब ये 1% होगा, ये 6% होगा। ज़्यादा FDI, क्योंकि FDI आर द लॉन्गर इन्वेस्टमेंट्स और ये शॉर्टर इन्वेस्टमेंट्स होती है, ये लेस देन 10 ईयर्स होती है। FPI किन्हें कहते हैं, जो 10 महीने से कम होती है, और जो 10 महीने से ज़्यादा होती है वो एक्चुअली FDI होती है। रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। सो सिंपल थिंग नाउ। ओके, एक्सटर्नल डेट स्टूड एट मॉडरेट 19%। हमारा एक्सटर्नल डेट जो है वो कितना है, रिमेंबर दिस डेटा ऑल्सो, इट इज 19.1% of the GDP. The share of the short-term debt on a residual maturity basis is 45%. Short-term debt इसके अंदर 19.1 में 45% जो है वो एक्चुअली शॉर्ट टर्म है, बचा 55 वो लॉन्ग टर्म है। This is an important data. I have tried to cover only the important thing. You should please note it down. Now let's do the another chapter, the financial market. The RBI has injected durable liquidity amount to, कितना पैसा लगाया आरबीआई ने? आरबीआई ने दिस ईयर 9.5 लाख करोड़ रुपीस, इंपॉर्टेंट डेटा, इतना इंजेक्ट करा है बैंकों के माध्यम से लोगों के पास। किस किस चीजों से किया उन्होंने? ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए, बाय एंड सेलिंग ऑफ द बॉन्ड्स। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? जब वो बॉन्ड्स को बेचती है, खरीदती है, तो उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। स्वैप्स के माध्यम से, टर्म डिपॉजिट्स की, टर्म वेरिएबल रेट रिपोज के माध्यम से 9.5 lakh crore, which led to the system liquidity transition. Resource mobilization through the capital market. कैपिटल मार्केट के मुकाबले पहले हम लोग कैपिटल मार्केट से जो मोबिलाइजेशन करते थे वो अब 32.9% हो चुका है। रिमेंबर दिस थिंग, इट रीच टू 32.9%, 15.7 लाख करोड़ इन 2024-25, 13.7 लाख करोड़ और 2024-25 में। रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। कितना पैसा लगाया? 9.5 लाख करोड़, बिलियन नॉट डॉलर्स एक्चुअली, रुपीज, सॉरी इट्स रुपीज, एंड 32.9% कैपिटल से। नाउ लेट्स सी द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, द डेट मार्केट। अगर हम लोग बात करें डेट मार्केट के लिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए जो हमने पैसा, सबसे ज्यादा रिसोर्स मोबिलाइजेशन के माध्यम से ही हमने पैसा उठाया, डेट लिया है। इट इज 63.5%, जिसमें 99% जो वो प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा लिया है, इक्विटी मार्केट से 27% लिया है। तो सबसे पहले रिसोर्स मोबिलाइजेशन 63%,
26.5 और 27.4%। रिमेंबर इक्विटी मार्केट से शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इन सब जगहों से कम पैसा लिया है हमने, लेकिन रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब हमने मैं कह सकता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को कुछ बेचना, जो डिसइन्वेस्टमेंट करना, उसकी से हमने जो पैसा लिया वो 63.5% पैसा लिया, या किसी को कुछ चीजें बाहर सरकारों से पैसा लेना, तो ये सारी चीजों के माध्यम से 63.5% एंड 27% थ्रू द इक्विटी मार्केट। Now, India's weightage in the MSCI Emerging Market (EM) Index has remained steady for 18.5%. It's not so very important, but ठीक है, याद रखना कि कुछ MSCI Emerging Market Index है. It's reached to 18.5%. In the debt market, the corporate bond net outstanding rose to this. So you can leave this thing, but it reached highest ever. कॉर्पोरेट बॉन्ड नेट आउटस्टैंडिंग से पैसा जो है वो अभी तक के सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि 9.9 लाख करोड़ रुपीस हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा लिया है। रिमेंबर दिस थिंग। नाउ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट ट्रेंड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड आउटस्टैंडिंग रीच 53.6 लाख करोड़। इट शोज अ गुड इंप्रूवमेंट कि जो आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किए उससे पैसा लिया है। इट रीच टू 53.6 लाख करोड़। सबसे ज्यादा अभी तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड फ्रेश इश्यूज किए हैं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करते हैं कंपनीज एंड द आरबीआई बैंक्स एक्सेट्रा। सो उसपे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुई है एंड इट रीच टू 9.9 लाख करोड़। लगभग 10 लाख करोड़ रुपए पैसा कॉर्पोरेट बैंक से लिया गया है। हाउएवर द सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग डोमिनेटेड बी, तो सेकेंडरी मार्केट थोड़ा सा कम हुआ है, but this was going good. Now in December, Indian household debt is 41.9%, 41.9% of the GDP, and relatively compared to the other emerging market economy. Now Indian households जो debt लेते हैं, in India we have basically a very big problem with India that people are not taking loans from the bank majorly, ज़्यादा बड़े लोन लेने से लेते नहीं है, so that's why it is only 14.9% of the GDP जो debt है, और वो बहुत ज़्यादा कम है एक्चुअली टू द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, अदर कंपैरिजन टू द अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि हाउसिंग जो फैमिली डेट लेती है वो कई बार बिजनेसेस के लेती है, दूसरी चीज़ों के लिए लेती है। हमारे यहाँ सारी चीज़ें खुद के कंजम्पशन के लिए लोन लिया जाता है, शादियों के लिए, घर बनाने के लिए, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है बजाय एसेट्स, बड़े एसेट्स क्रिएट करना या जिससे ओल्ड लोन दिया जा सके। तो वो सारी चीज़ें क्रिएट करने के बजाय वी आर टेकिंग लोन ऑन दिस साइड एंड इट रीच टू 41.9%. Among the broad categories of the household non-housing loans, etc. So you can leave this thing also very important. At an aggregate level, the per capita debt of an individual borrower, that's a very important thing. We have seen that जो per capita debt, per व्यक्ति, एक व्यक्ति कितना डेट ले रहा है, अगर हम लोग सब में कैलकुलेट करें तो बड़ा है। पहले प्रति व्यक्ति 3.9 लाख रुपीस लेता था 2023 में, अब वो बढ़कर 4.8 लाख हो चुका है मार्च 25 में। सो लगभग 4 लाख रुपए लेता था, तो अब वो लगभग मतलब 3.9 लाख लेता था, नाउ इट रीच टू 4.8 लाख रुपीस। तो राइज इन द पर कैपिटल मेनली हाई रेटेड बोरोवर्स ज्यादा ले रहे हैं। और इसमें हाउसिंग लोन्स का कितना पार्ट है पूरे डेट में? इट इज 29%। इज एन हाउस होल्ड डेट, is basically household debt. Remember this thing, 29% is household debt, 3.9 lakhs in a March 23, 4 lakh हुआ है, household debt 29% हुआ है. Remember this thing. And according to the financial stability report 4, now this is an important, जो रिपोर्ट के हिसाब से 486.4 ट्रिलियन ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स थे हमारे यहाँ। एक सेकेंड। नाउ अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट of the estimated $486.4 ट्रिलियन ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स थे दिसंबर 2023 तक। नाउ ये बढ़कर एक्चुअली जो एसेट्स थे हमारे यहाँ, नाउ इट रीच टू 49.1%, जो कि बड़े एसेट्स क्रिएट हमने किए हैं, डबल एट पेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के मुकाबले जो एसेट्स क्रिएशन हो रहा है, जो फाइनेंशियल एसेट्स बन रहे हैं, लाइक बैंकिंग सेक्टर इज अ फाइनेंशियल एसेट और अदर भी सेक्टर्स है, पर सिर्फ बैंकिंग के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। इस और दूसरी चीज, साथ में फाइनेंशियल एसेट्स बहुत ज्यादा क्रिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। नाउ एसेट क्वालिटी शोस इंप्रूवमेंट द ग्रोस एनपीए रेशियो ऑफ एमएसएमई पोर्टफोलियो फॉलिंग फ्रॉम लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एमएसएमई की अगर हम लोग बात करें
तो इसका पहले GNP दैट इज ग्रोस NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पहले 4.5% था, नाउ इट डिक्लाइन टू 3.6% दिस ईयर 2025 मार्च में, और ये मेरे ख्याल से मार्च 24 का डेटा होगा। तो पहले 4.5% था, नाउ इट डिक्लाइन टू 3.6%। रिमेंबर दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेटा जो मेंस में भी लिख सकते हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वी हैव शोन अ ग्रोथ, वी हैव शोन अ actually improvement in this sector. Now we have the credit growth की बात करें, yes we have shown the credit growth in major sectors like MSME में credit growth हुआ है 14, पहले के मुकाबले MSME में credit growth कम हुआ है एक्चुअली, पहले 15 से ज्यादा परसेंट, आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा सही से, इट्स 14.1%। सो पहले ये 15 पॉइंट कुछ था, नाउ इट डिक्लाइन टू 14.1%। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रीज की, सो वो बढ़ा हुआ है, लगभग ये 6 के करीब हो चुका है, 6 या 7 के करीब। तो थोड़ा सा बस आपको आइडिया होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दैट। फिर बैंक क्रेडिट भी थोड़ा सा नॉन फूड में कम हुआ है, दिस आर द डेटा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मूव नाउ शेयर ऑफ क्रेडिट टू MSME सेक्टर इन द नॉन फूड बैंकिंग क्रेडिट। नॉन फूड बैंक क्रेडिट में जो हुआ है वो ग्रोथ हुआ है एक्चुअली, हम सब देख सकते हैं 17.7% पे पहुंचा है to the banking growth. Now, the asset under management of the domestic mutual fund industry continue to grow, and asset under management a record high of 72.2 lakh crore in May 25. You should remember this data कि domestic mutual fund में जो assets creation हुआ है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, and it reached to 72.2 lakh crore मई 2025 में, May 2025 में. This is very important actually. Now, it's a performance of the scheduled commercial bank. अगर हम लोग बात करें ग्रॉस एडवांसेस की, हाउ द ग्रॉस एडवांसेस या पैसा जितना कितना कलेक्शन हो रहा है एक्चुअली, सो इट रीच टू 181.3 lakh crore rupee. Remember this thing, it reached to 181.3 lakh crore. ग्रोथ एनपी अभी हमने देखा एमएसएमई का, इसका भी देखिए ग्रोथ एनपीए कम हुआ है, 2.8 था तो 2.3 हुआ है। नेट एनपीए परसेंट 2.6 था तो 2.5 हुआ है। रेट ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स एक्चुअली बढ़ा है, इट वॉज अ गुड साइन। रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है, जितना आपने एसेट्स पैसा लगाया है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, सो इट इम्प्रूविंग वेरी गुड। CRAR ये भी इम्प्रूव हुआ है, इट्स फाइन। LCR 130 से 132 हुआ है। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर कि ग्रोथ एनपीए नेट एनपीए ये सब में सुधार देखा गया है। नाउ शेड्यूल कमर्शियल बैंक एग्रीगेट डिपॉजिट्स, जो जितना डिपॉजिट्स होता है उसमें हर वर्ष वो 10.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो कर रहा है। रिमेंबर दिस थिंग। नाउ ग्रोथ इन टर्म डिपॉजिट्स कंटिन्यू टू आउटपे दैट इन करंट एंड सेविंग अकाउंट। शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो करंट एंड सेविंग अकाउंट्स में जो पैसा जा रहा है वो भी ग्रोथ बढ़ रही है, दैट इज 10.5%। रिमेंबर दिस थिंग, 10.5% की ग्रोथ देखने को हमको मिल रही है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेटा। नाउ we have seen the how the deposit growth 10.7, and for scheduled commercial bank and the growth in the CSA and a term deposit ये भी काफी ज्यादा बड़ा है, टाइम ग्रोथ 10.8% हुआ है। प्राइवेट बैंक्स में एक्चुअली डिक्लाइन देखने को मिला टाइम डिपॉजिट्स की। टाइम डिपॉजिट एक तरीके से ट्रेंड ये हो रहा है, टाइम डिपॉजिट्स तो कम हो रहा है लेकिन ये भी जो है वो एक्चुअली बढ़ता और कम दोनों हो रहा है, बस थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, यू कैन मूव फर्दर। The scheduled commercial bank continue to grow. I've already covered actually. 2.3, 2.8 से 2.3% हो गया है, ये हमने अभी सब कुछ कवर कर लिया है। We can move further. Now let's see. The agriculture sector continue to record the highest GNPA. सबसे ज्यादा जो ग्रॉस एनपीए जो हो रहा है वो एग्रीकल्चर में हो रहा है। रिमेंबर दिस थिंग, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन आ सकता है कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा जीएनपी हो रहा है, इट्स एन एग्रीकल्चर सेक्टर। The share of the large borrowings in the loan gross advances GNPA
लार्ज बोरोवर्स का भी एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं कि कम हो रहा है। लार्ज बोरोवर्स जो बड़े उद्योगपति हैं उनका जीएनपी 2.4% हुआ है, प्राइवेट में 1.4% हो गया, फाइनेंशियल बैंक्स 0.6%, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ये काफी कम हुआ है। इसी तरीके से जो शेयर ऑफ द लार्ज बोरोवर्स इन द लोन्स एंड जीएनपी, तो लोन और जीएनपी दोनों को अगर हम लोग देखेंगे तो जीएनपीए जो लार्ज बोरोवर्स का एग्जैक्ट तो 37.5%, टोटल में 37.5% देखने को हमको मिला है। शेयर ऑफ द लार्ज बोरोवर्स ऑफ द लोन इज 43.9%. नाउ आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट द नेट एनपीए, वी कैन मूव फर्दर। पीसीआर थोड़ा सा होना चाहिए कि प्रोविजन कवरेज रेशियो। पीसीआर क्या होता है कि कई बार जो बैंक ने अगर 100 रुपए किसी को लोन दिया तो फॉर देयर सेफ्टी दे एक्चुअली रिजर्व 10 to 20 रुपीज, 40 रुपीज, 30 रुपीज कि कभी ये लोन एनपीए होता तो दिस अमाउंट विल बी हेल्पफुल फॉर अस एक्चुअली। तो अगर हम लोग पीसीआर की बात करें तो पीसीआर पीएसबी का 78.5, प्राइवेट का 70.26, एफबी का 85.3 एंड ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक का 76.3। तो पीएसबी का थोड़ा सा याद रख लेना आप, पीसीआर कितना है 78.5 फॉर इट, और ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का ये ऑल 76.3। लार्ज बोरोवर क्यों कौन होता है? लार्ज बोरोवर्स किन्हें हम कैलकुलेट करते हैं, विच आर द लार्ज बोरोवर्स जिन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा का लोन हुआ था एक सिंगल शेड्यूल कमर्शियल बैंक से। सो दे आर बेसिकली नोन एज द लार्ज बोरोवर्स। रिमेंबर जिसने 5 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया है, ये एक्चुअली पूछा जा सकता है आपसे नबार्ड में। Now, as of March 2025, the capital to risk weighted assets of the scheduled commercial banks increased to the record height of 17.3. This is CRW. Capital to the risk weighted assets is basically 17.3%. Sorry, CRAR. 17.3%. Remember this, that is capital to risk weighted assets. कितना 17.3%. We can see that. ये डेटा थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। देन सीईटी की बात करें कॉमन इक्विटी की, तो ये डेटा भी याद रखना, इट्स 14.7%। लोअर चांसेस की वो दूसरे बैंक का पूछे, लेकिन हाई का चांस की ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का ही पूछे। टायर 1 लीवरेज रेशियो जो होता है, तो जो बैंक का सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट अमाउंट होता है, जिन्हें वो एक्चुअली सबसे ज्यादा जिसपे चांसेस काफी कम होते हैं कि वो एनपीए होगा, तो वो एक्चुअली 7.9% रहा है ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। 7.9 टायर 1, CRAR 17.3, CET1 capital ratio 14.7. Now, growth in the bank loans to unsecured retail and NBFCs. अगर हम लोग बात करें, now let's see कि unsecured retail लोन जो था वो 27% था। Now, it actually decreases to 11.6. उसी तरीके से एनबीएफसी को पैसा 98.7 देता था बैंक्स, नाउ इट डिक्लाइंड टू 8.8%। तो ये देखने को मिला है कि कम हुआ है। नाउ ग्रोथ इन द बैंक लोन्स टू द वेरियस सेक्टर, रिमेंबर दिस थिंग, आई कैन राइट इट डाउन। एग्रीकल्चर को कितना % लोन दे रही है? वेरियस सेक्टर बैंक सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में देखने गई है, या सबसे ज्यादा किस सेक्टर को पैसा दिया जा रहा है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना दिया जा रहा है? Blue line, it is 9.1%. For the industrial sector, the most important sector, although every sector is important, but industrial sector को सिर्फ 7.8%, services 13.2% and retail investors को 11.7%। तो हाईएस्ट अगर हम लोग देखें तो सर्विसेज को सबसे ज्यादा लोन्स मिलते हैं, सेकेंड हम देखें तो रिटेल सेक्टर्स को, थर्ड इज बेसिकली एग्रीकल्चर एंड द फोर्थ इज इंडस्ट्री सेक्टर। दैट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया कि हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो ही नहीं पा रहा है इंडिया का, बिकॉज क्योंकि लोन्स भी कम जा रहा है इसलिए ग्रोथ हो नहीं रहा है, और भी कई सारे कारण हैं। शेयर इन द राइट ऑफ, क्योंकि अब बैंक्स कई सारे राइट ऑफ भी करती थी, कई बार एनपीए नहीं आता है तो उनको राइट ऑफ करना पड़ता है, उनके पास पैसा नहीं आता तो उनको राइट ऑफ करना पड़ता है, बैलेंस शीट से हटाना पड़ता है। तो जो हम लोग बात करें तो 10.9% वैसे, और प्राइवेट बैंक का 81.9%, फिर दिस देन स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.9%।
leave this notes very important. Scheduled commercial bank segregated deposit grow. I've already said that कि deposit 10.7% की दर से बढ़ रहा है and 10.5% से उसका CA से बढ़ रहा है. Credit contracted by 39%. The profitability of the scheduled commercial bank remained strong in 2024-25 with PAT, that is profit after tax, increase हुआ है. Year to year लगभग 16.9% का हमको परसेंटेज का ग्रोथ देखने को मिला है. Scheduled commercial bank का profit after tax is an important thing. Now the PAT, that is profit after tax of the public sector banks, recorded a robust growth of 31.8% compared to the much low growth of private sector. So public sector bank का जो profit है वो बहुत ज़्यादा है. It is around 31.8%. और प्राइवेट सेक्टर का जो वो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स वो 9.2% के करीब है. तो दिस शो नॉट अ वेरी गुड साइन. देन रिटर्न ऑन इक्विटी, जितना इक्विटी पे कितना पैसा रिटर्न आता है, so basically it is not a good sign. So only to remember this thing is 13.6. रिटर्न ऑन एसेट जो हुआ वो 1.4% हुआ है. अगर आप ₹1 लगाते हो तो 1.4 पैसा आ रहा है, और इक्विटी में वहीं आप ₹1 लगाते हो तो इट रिटर्न 13.6 rupees. Remember this thing. But they are more safer in nature. It create more other things also. Now the macro stress test, I've already said कि there was a stress test actually. Results emphasize the resilience of the scheduled commercial banks. कि इनका जो CRAR हुआ है लगभग 46 मेजर scheduled commercial banks का वो 17% हो चुका है. Remember this is actually 17.2% था, तो अब घटकर 17% हो गया. Remember this thing, CRAR. And however none of the banks fall short of the regulatory requirement 9% of the adverse scenario. किसी का भी 9% से कम नहीं हुआ है, कितने ही बुरी सिचुएशन आ गई हो तो भी. Remember this thing. You can move this. Now let's move to another one, is the non-banking financial intermediaries, that is NBFC or NBFIs. Now as of December 2023, like mutual funds, hedge funds, pension fund now account for 49% of the financial assets. Important thing. जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसका लगभग 49.1% एक्चुअली यहां से गया है. कंपैरिजन टू दैट जीएनपी की मैंने कहा है कि अगर जीएनपी ग्रोस एनपीए की बात करें मार्च 2025 के, तो एनबीएफसी का ज्यादा एनपीए कंपेयर टू द बैंक्स. इट्स 3.1% बैंक्स का 1.2%. Now NBFC, housing finance companies and fintech firm together account for 84.3% of the personal loans under 500, which are personal loan which are come under 50,000 only. तो personal loans में जितना पैसा गया, कितना गया, 84.3% actually. That's an important data. Although it seems boring, but it is an important, or I always try to make it some important points only. So you have to stick with the report only. So मैंने पहले ही कहा कि एनबीएफआई का जो काउंट है वो 49.1% ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स है. रिटेल जीएनपी, देन एनबीएफ 3.1%, बैंक्स का 1.2%. नाउ वी हैव टू गो टू अनदर थिंग. यू कैन लीव दिस. आई थिंक जीएनपीए रेशियो वही 2.9% हो गया जीएनपीए. यू कैन मूव दिस, नो नीड फॉर दैट. लोन ग्रोथ में कमी आई है. स्ट्रेस्ड एसेट्स जो हुए वो बड़े हैं एक्चुअली. रिमेंबर जो स्ट्रेस एसेट्स हैं जहाँ पे हमको इश्यूज हो सकते हैं वो बड़े हैं. दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. 3.9% से इट इंक्रीज टू लगभग 5.9%. तो इम्प्रूवमेंट इंक्रीज हुआ 2.2%. इट इज नॉट अ गुड साइन. स्ट्रेस एसेट्स नहीं चाहता कोई भी. क्रेडिट ग्रोथ हुआ है. देख सकते हैं आप किस तरीके से हुई है. 40.8%. म्यूचुअल फंड मीडियम लेयर, एक्चुअली ये अपर लेयर है, ये मीडियम लेयर है एंड इज लोअर लेवर, थर्ड लेयर. हम एनबीएफसी को 4 लेयर्स में करते हैं वैसे तो. दैट इज लोअर लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर. सो अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें, सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ हुई? सबसे ज्यादा ग्रोथ अपर लेयर में हुई है. रिमेंबर दिस थिंग. अपर लेयर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है अगर कभी क्वेश्चन आता है तो. फिर जीएनपी एट सेक्टरल लेवल, सबसे ज्यादा जीएनपी वही एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्री से भी ज्यादा एक्चुअली सर्विसेज, देन रिटेल लोन्स.
नाउ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्रेडिट ग्रोथ हुआ इसके अंदर 7.4% का, CRAR 18%, NNPA इट्स शोइंग अ गुड थिंग, NNPA काफी कम है, 0.6%, PCR 91%, एंड यू कैन लीव दिस नॉट नीडेड, आई थिंक इसकी भी जरूरत नहीं है. As of May 2025, the total assets under management, I already said 72.2 lakh crore रुपए, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ. The life insurance company remained at 204%, while the non-life insurance company maintained a solvency ratio. जो इशू सॉल्व करने के उनके आते हैं वो 204% था, लेकिन इसके अंदर 166% ही रह गया है. नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ बेसिकली इंटरकनेक्टेडनेस की बात करें, इंटरबैंक एक्सपोजर स्टोर्ड एट 3.4% ऑफ द टोटल एसेट्स, क्योंकि सारी बैंक एक्चुअली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. दैट्स व्हाई इंटरबैंक एक्सपोजर स्टूड एट 3.4% ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. ना उसके अंदर एक और टर्म दिया था, दैट इज कंटेगियन एनालिसिस, जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी को एस्टिमेट करता है ताकि एक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस बता सके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, कि किस तरीके से हम लोग failure of the failure of the bank due to solvency or liquidity losses could lead to impact of the banking system. एक्चुअली किस तरीके से जो फेलियर होता है बैंक का, किसी भी बैंक का फेलियर होता है तो उस वजह से क्या इम्पैक्ट होता है, उसको कहते हैं एक्चुअली में कंटेगियन एनालिसिस. और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इनको एनालाइज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो इसको कहा जाता है. नाउ लेट्स सी number of the bank registered. Now we have the DICG, that is Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. इंश्योरेंस बढ़ाया है उन्होंने. मार्च 2025 में द नंबर ऑफ द बैंक रजिस्टर्ड हो चुकी है DICGC में 1982, जिसके अंदर 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक, 43 रीजनल रूरल बैंक्स एंड 1843 कोऑपरेटिव बैंक्स. वाइल द प्रेजेंट डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट, अभी अगर भी कोई बैंक डूब जाता है तो एक किसी भी इंडिविजुअल को पैसा कितना मिलता है, 9 लाख रुपीज, एंड उसमें से हमारा पैसा भी कटता है. दैट इज 97.6% टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट वर फुली इंश्योर्ड. 97.6% पूरे ही इंश्योर है, एंड 41.5% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ और एसेसेबल डिपॉजिट वर इंश्योर्ड हो जाए. फिर प्रीमियम, एक्चुअली जो प्रीमियम हम लोग